ये साहब और सब काम कर लेते हैं हम। अरे एक काम ही नहीं होता हमसे पढ़ने का। बोले ये आप कर दिया को, बाकी हमसे से कुछ ही करवा लो। बोला से खाना बना देंगे, रोटी बना देंगी, गोबर को कर लेंगी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। टॉपिक का नाम लिखे राजस्थान का अपवाह तंत्र व झीलें। राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम एंड लेक्स। राजस्थान का अपवाह तंत्र व झीलें। अब आपके सिलेबस में तो अपवाह तंत्र ही लिखा है, लेकिन झीलों से भी आपके प्रश्न पूछा है, इस कारण से हमको लिखना पड़ रहा है। उसी प्रकार राजस्थान में वन्य जीव नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन वन्य जीव से भी प्रश्न पूछा है उसने। लास्ट ईयर के दोनों पेपरों में वन्य जीव से प्रश्न था साहब। तो हमें तो इस हिसाब से चलना है कि हमारा जो पेपर है वो किसी भी कंडीशन में कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना अपन को। ठीक है साहब। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में अपवाह। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि अपवाह होता क्या है। देखो, एक शब्द तो होता है अपवाह, एक शब्द होता है विसर्जन, एक शब्द होता है उद्गम, एक शब्द होता है जल ग्रहण क्षेत्र, और एक शब्द होता है लंबाई। देखो, सभी चीजें जो नदियों से जुड़ी हुई शब्दावली हैं वो सभी के सभी साहब मैंने एक साथ लिखी हैं। देखिए इन सभी का मतलब क्या होता है। भाई जैसे ये कोई ए नाम की नदी है, ठीक है जी, ये ए नाम की नदी निकली, ये यहां तक पहुंची और लगभग इसने 400 किलोमीटर की दूरी की, तो ये तो हो जाएगा हमेशा क्या, नदी की लंबाई। से बोलिए तो हमको आता है, बोले क्या बता रहे हो इसमें। ठीक है, अब सब ये नदी की लंबाई आ गई। अब इस नदी के द्वारा और इस नदी के द्वारा, अब ये जो इसकी सहायक नदी है ये बी है, ये इसमें सी है, ये इसमें आपके डी है, यानी ये सभी की सभी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। अब ये नदी और इसकी सहायक नदियां मिलकर ये जिस क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ये पूरा जो क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब अपवाह क्षेत्र में हम राजस्थान की बात करें, जैसे अब अपवाह क्षेत्र बना जैसे आपके, अब ये कोई नदी है जैसे, ये तो केवल राजस्थान में ही बह रही है, ठीक है जी। तो ये तो आप इसके लिए तो हम शब्द यूज करेंगे कि ये तो पूर्णतः बहाव कहां है आपके, क्लियर। और मान लो कोई नदी इस प्रकार से जा रही है, ठीक है जी। अब इस प्रकार से जैसे कोई नदी जा रही है आपकी, और राजस्थान में मान लो कि ये 100 किलोमीटर है, और ये राजस्थान में, केवल राजस्थान में बह रही और 300 किलोमीटर है, और कुल लंबाई इसकी 500 किलोमीटर है। नदी ये कै है, ये ख है। अब इसमें 3-4 प्रश्न बनेंगे। प्रश्न को ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो गड़बड़ आपसे होती है ना, वो यहाँ होती है। उसने कहा कि राजस्थान की, जैसे मान लो कि अभी हमारे पास में कै नदी है, और ये कह रहा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या दोगे? कै नदी। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी क्या है, नो डाउट, लेकिन राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से कौन सी नदी है? कै नदी। एक शब्द है विसर्जन। कौन सा? राजस्थान में कितने किलोमीटर बह रही है? 100 किलोमीटर बह रही है। नदी की कुल लंबाई कितनी है? और इसकी नदी की ही कुल लंबाई कितनी है, लेकिन कहां बह रही है? केवल व केवल। इस कारण से हमने कहा कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वही समझा रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने का वही प्रयास।
अब देखो ये इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा, कैसे समझ में आएगा वो समझिए। देखें, यहां से आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकल कर आती है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, यहां से हमारे गंगा नदी निकल कर आती है और इसकी लंबाई कितनी है। अब बताओ भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आंसर क्या करोगे? अरे नहीं, कौन सी नदी है? प्रश्न तो यही था, गलती तो यही होती है आप लोगों से। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लेकिन पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, तो पूर्णतः बहाव शब्द आते ही आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर? राजस्थान। कै और ख को छोड़ो आप, तो ये हमारे बनास नदी है और बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर और ये आ रही है आपके चंबल। चंबल 965 किलोमीटर लंबी, लेकिन राजस्थान में कितनी बहती है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है, लेकिन पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंसर चला जाएगा, ये समझाना चाह रहा था मैं। अब तो समझ में आया, वो कै और ख में फंस गए आप तो। खैर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। अब सब उद्गम हुआ, जैसे किसी भी पहाड़ी से हुआ तो ये नदी का क्या कहलाएगा? उद्गम। और जहां नदी जाकर गिरती है इसको हमेशा कहा जाएगा मुहाना। क्या कहा जाएगा? और मुहाने को हम क्या कहते हैं? विसर्जन। कहाँ गया? विसर्जन। ठीक है, यानी जहां जाकर गिराती है नदी उसको कहा जाता है क्या? मुहाना। अब सब उद्गम हो गया और लास्ट में बात आती है जल ग्रहण क्षेत्र। अब जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कितने क्षेत्र से इसने जल ग्रहण किया है, वो कहलाता है जल ग्रहण क्षेत्र। हालांकि आपकी किताबें ये और ये दोनों एक बता देंगी, लेकिन यहाँ दोनों में गड़बड़ आपके आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अपवाह। अब जब राजस्थान का अपवाह देखते हैं तो इसमें ही आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, अपवाह में ही। देखिए, अपवाह की बात करते हैं राजस्थान के। राजस्थान का अपवाह। अब सब राजस्थान के अपवाह में हम जब भी देखते हैं तो नंबर 1 पर आता है अंतः प्रवाह। अरब सागर लिखूं क्या? कोई सा भी लिख दें। अंतः प्रवाह। अब अंतः प्रवाह जो होता है इसका राजस्थान में योगदान है 60.50%। कितना है? ठीक है साहब, तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अपवाह तंत्र में योगदान किसका है? क्लियर? अभी अंतः प्रवाह भी बताएंगे आपको क्या होता है। एक होता है राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है, यह है चंबल नदी क्रम का अपवाह तंत्र। ठीक है साहब, और चंबल नदी का अपवाह क्रम है 20 पॉइंट और ये कुल अपवाह का 20.9% रखता है। कितना रखता है? अगला आता है हमारे लूणी नदी क्रम, और लूणी नदी क्रम रखता है 10.4%। इसी में अपवाह तंत्र में ही हमारा अपवाह क्रम आता है और इसके अंदर आपके आता है माही नदी क्रम, और माही नदी क्रम है 4.8%। अब इसी में कुछ सहायक नदियां मिलकर बनाती हैं गंगा यमुना नदी क्रम। ये थोड़ी अलग है, आप जो सोच रहे थे मैंने वो लिखा है नहीं। गंगा यमुना नदी क्रम कुल अपवाह का रखता है 1.5%। इसके बाद में आता है साबरमती नदी क्रम और ये रखता है 1%।
और राजस्थान का लास्ट में आता है बनास नदी क्रम, और ये रखता है 0.9%। ठीक है साहब। अब इसमें देखिए हमारे नदी क्रम आए। अब इसमें भी आपके अंतः प्रवाह के अंदर जो अंतः प्रवाही धाराएं होती हैं, जो कहीं नहीं मिलती, छोटी छोटी धाराएं हैं, नदी नाले हैं, ठीक है, वो नदी नाले भी इसमें आपके 46% योगदान रखते हैं, और 10% योगदान है इसमें लूणी की जो सहायक नदियां जो कभी आती हैं 5-10 साल में, उन नदियों का क्रम इसमें शामिल किया गया है। चंबल नदी क्रम, और इस चंबल नदी क्रम में सर्वाधिक योगदान, और सर्वाधिक योगदान किसका रहेगा? बनास का, ये याद रखना, और वो है 9.8%। आप ही की क्लास में किसी ने पूछा भी था मेरे को कि साहब ये 9.8 पढ़ा मैंने, आपने तो 0.9 बताया। तो देखिए कुल अपवाह के अंदर जब हम बात करते हैं, जब हम इसको अलग से लेते हैं जब तो ये 0.9 में आ जाती है, लेकिन चंबल नदी क्रम में लेते हैं तो चंबल में इसका कितना हिस्सा है जी? ठीक है। लूणी नदी क्रम पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह क्रम बनेगा। इसी प्रकार से माही नदी क्रम दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह क्रम बनेगा, और इधर पूर्वी राजस्थान के अंदर, ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर। अब यहां से दूसरा प्रश्न आप लोगों को खुद को निकालना है जी। कैसे? देखिए जैसे हम भारत की बात करते हैं, अब सब भारत के अंदर कोई भी नदी हो, देखिए कोई भी नदी हो जी, यहां से निकल रही है और यहां जाकर गिर रही है, तो इसको हमने क्या कहा है? तो ये जो अरब सागर है, यहां नदी जाकर गिर रही है, यानी कि क्या कर रही है? यहां पर मुहाना बना रही है, और मुहाने को अभी हमने क्या कहा है? तो ये हुआ विसर्जन साहब इस नदी का। क्या हुआ? क्लियर? दूसरी नदी है, और ये आपके इस प्रकार से जा रही है, कैसे जाए चाहिए? और ये जा रही है आपके, और ये क्षेत्र है आपके, तो बंगाल की खाड़ी में जा रही है, तो बंगाल की खाड़ी में विसर्जन कर रही है या नहीं? तो जब सागरों की दृष्टि से देखेंगे भाई, या तो यहां जाएगी ये नदी, या आपके यहां जाएगी, ठीक है, कुछ यहां जाएंगी, तो ये हमारे भारत के संदर्भ में मन्नार की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो जाएगा। लेकिन ये भाग तो हिंद महासागर का है, और मन्नार की खाड़ी में बहुत कम नदियां गिरती हैं, इस कारण से इसका अपवाह तंत्र हम शामिल नहीं करते हैं। अब मेरा प्रश्न आपके यहां पर है कि जैसे ये कोई अरब सागर में जाकर गिर रही है, अब अरब सागर में जैसे हम देखते हैं भारत के संदर्भ में, अगर आप भारत का मानचित्र अच्छे से समझते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से है भारत का मानचित्र। तो याद रखना, ये जो क्षेत्र है ये भी तो अरब सागर ही है, और ये जो क्षेत्र है ये भी क्या है तो वो अरब सागर ही, लेकिन इस क्षेत्र को कहा जाता है कच्छ की खाड़ी, और इसको कहा जाता है केम्बे की खाड़ी। क्या कहा जाता है? याद रखना, केम्बे की खाड़ी कहा जाता है इसको, और केम्बे की खाड़ी को ही क्या कहा जाता है? खंबात की खाड़ी कहा जाता है। तो है तो ये दोनों किसके ही पार्ट? तो जो जाकर केम्बे की खाड़ी में गिरेगी उसको हम कहेंगे ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, और एक आपके कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली, और अगर कोई यहीं रह जाती है, ठीक है, तो है तो ये क्षेत्र कच्छ की खाड़ी का ही, लेकिन इसको बोला जाता है कच्छ का, तो ये इस रण में जाकर गिर जाएगी। इसी प्रकार से इधर से कोई नदी चलेगी, वो जाकर आपकी ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। और विसर्जन के आधार पर देखें, विसर्जन के आधार पर अगर हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को देखते हैं, तो बताओ, दो प्रकार तो हमने देख लिए, और एक कहीं नहीं जाकर गिरेगी, वो कौन सा अपवाह तंत्र होगा? अंत अपवाह तंत्र होगा। तो राजस्थान का विसर्जन के आधार पर, और विसर्जन के आधार पर क्या होगा? अपवाह तंत्र बनेगा, ड्रेनेज सिस्टम बनेगा एक। और हमें पता है कि या तो एक नदी जाकर गिरेगी कहां पर? अरब सागर, या आपके कहीं पर भी नहीं गिरेगी, यानी कि वो कैसी रहेगी? अंतःप्रवाही नदी रहेगी, या वो नदी जाकर गिरेगी
बंगाल की खाड़ी में। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अंतः प्रवाह तो कितना रखेगा, 60.50%। क्लियर। अब देखें, चंबल नदी क्रम 20.9, चंबल सहायक है यमुना की और यमुना सहायक है गंगा की। इधर आपके ये गंगा यमुना क्षेत्र क्रम आ गया, तो 20.9 प्लस 1.5 प्लस में आपके 0.9 करिए दोस्तों एक बार, है जी 23.30 आएगा। क्लियर। तो ये बताओ बंगाल की खाड़ी का हमारे कितना रखेगा, 23.3% रखेगा। ये 60.5 आ गया और लास्ट में हमारे पास में ये बचेगा 16.5। चेक कर लो एक बार जी, 10.4, ये 4.8 और ये आपके 1%। ठीक है, चेक कर लो। 17 तो हम वो रटते हैं किताब से, चेक कर लो कितना आता है, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ जी, अभी चेक करते हैं, बताओ 16 पॉइंट है जी 16.2%। अब इसको जोड़ लो तीनों को, ये 100% आ रहा है, तो आपका आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी चीज है उसको रटो मत आप लोग रट रखे हो कि 17% रखता है, और अगर 16 पॉइंट दे दिया किसी दिन तो क्या करोगे, ये तो है एग्जैक्ट और वो आप रटते हो। यहां तक की बात क्लियर। अब सब अरब सागर में नदी कौन कौन सी गिरती है, क्या हमारे एक नदी है पश्चिम बनास, कौन सी नदी है, एक नदी है साबरमती, एक नदी है लूणी, और माही नदी भी गिरती है क्या, तो ये माही। ये सभी नदियां कहां जाकर गिरेंगी, अरब सागर में जाकर गिरती हैं सब। ठीक है। अंतः प्रवाही नदियों में एक नदी तो आती है हमारे, कौन सी, घग्गर। इसमें आएगी आपके कांतली, इसमें आएगी कांकनी, इसको कहते हैं कांकने, इसमें आएगी रूपा रेल, इसमें आएगी हमारे साबी, इसमें आएगी कुकुंद नदी, इसमें आएगी मेंथा या मेघा नदी, इसी में आएगी रूपनगढ़ नदी, इसी में आएगी खारी या बेड़खारी, इसी में आएगी खंडेला नदी। और छोटी मोटी जो भी नदियां हैं जो आपके गांव में बहती हैं, सोता नाला है कि कोई भी, वो सभी नदियां किस में आएंगी, आपके अंतः प्रवाही क्षेत्र में आएंगी। लास्ट आता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसमें आता है बाण गंगा को शामिल किया जाता है, एक तो बाण गंगा होगी, इसमें शामिल है बनास, इसमें शामिल है गंभीर नदी, ये याद रखना गंभीर है, और इसमें शामिल है आपके चंबल नदी। ठीक है साहब। तो ये हमारे राजस्थान में बना 3 प्रवार का अपवाह क्षेत्र। तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर का अपवाह तंत्र का भाग है या नहीं है, कौन सी अंतः प्रवाह पूछा हुआ है, ये तो प्रश्न हर बार पूछता है आप लोगों से। तो कौन सा अंतः प्रवाह का भाग है या नहीं है, और तीसरा आपके बंगाल की खाड़ी। अब यहां एक बात और जानना जरूरी है आप लोगों को, अभी तो इसी में शामिल है सर। ठीक है, कौन सी जी, खारी नदी। अच्छा, कहां गिरती है, अच्छा फिर पढ़ो एक बार, है ना। देखें, खारी राजस्थान में 3 है, ठीक है,
एक की तो हमने बात कर ली है, और आ जाएंगे आपकी समय समय। अरब सागर में भी दिखा देंगे आपको खारी। जो मैं बात कर रहा हूं वो भुलवा दी ना मेरे को, अब याद कौन दिलाएगा मेरे को? बताओ क्या थी? माइंड तो है ही नहीं मेरे में। देखें साहब, अगली बात आती है जल ग्रहण क्षेत्र। और जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम। तो पहला नंबर किसका आएगा ये बता दो, कितना परसेंट? 27 के आसपास है ना। आपकी जो पुस्तक जिससे पढ़े हो आप लोग, उसमें 21 या 22 ही लिखा हो, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक, हाँ। तो देखो देखो, इतना भी पता है मेरे को कि आप कौन सी किताब पढ़ते हो और उसमें क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, सब मजबूरी है। तो नंबर 1 पर, नंबर 2 बताओ, और नंबर 3 पर आएगा इसमें, और नंबर 4 पर आएगा आपके माही। एक और प्रश्न है कि लंबाई की दृष्टि से, और लंबाई की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम। ठीक है जी। नंबर 1 पर कौन सी आएगी? नंबर 2 पर कौन सी आएगी? है जी, क्या माही बनास से लंबी नहीं है? कितनी है? 506। पर राजस्थान, चंबल राजस्थान में 135 ही है। इसको तो 1 नंबर पे ले लिया आप लोग। मतलब पूरी तरह कंफ्यूज बैठे हुए हो आप लोग। क्या है कि ये हमारी गलती नहीं है, हमारी किताबों की गलती है, इस कारण से हम कंफ्यूज रहते हैं। यहां मैंने क्या कहा कि लंबाई की दृष्टि से, मैंने ये नहीं कहा कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से। तो लंबाई की दृष्टि से नंबर 1 चंबल ले ली, तो नंबर 2 पर तो माही आएगी ना, 576 है। और नंबर 3 पर कौन सी आएगी? तो ये आएगी बनास। और नंबर 4 पर कौन सी आएगी? इसको लूणी ले लो आप, क्योंकि हमारा प्रश्न इन्हीं 4 में घूमेगा। इस कारण से हमने गग्गर वगैरह नहीं लेकर और इसको लिया ऐसा। तो देखो यहाँ 4 प्रश्न आपके सामने हैं, चारों में से गलत नहीं करोगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे आप लोग कि वो पूछ क्या रहा है आप लोगों से, उसके बाद में ही आंसर करेंगे आप लोग। देखें, एक तो पूछ सकता है वो राजस्थान का अपवाह की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर लिखूं कि अपवाह की दृष्टि से, और इसमें अपवाह लिया हम, कुल अपवाह की दृष्टि से सही क्रम। अब बताओ नंबर 1 पर कौन सा आएगा? लिखा हुआ है आपके सामने, नंबर 1 चंबल, नंबर 2 ये लो लूणी, नंबर 3 और नंबर 4 बनास। ये तो आपके पूछा हुआ प्रश्न है 2nd ग्रेड में। अब इसमें एक प्रश्न बन गया, दूसरा ये प्रश्न पूछ सकता है, और तीसरा आपके ये प्रश्न बन गया। 3 प्रश्न है, तीनों का क्रम लिखा हुआ है, गलत मत करना, चाहिए आरोही क्रम पूछे चाहिए अवरोही क्रम पूछे। एक बार वापस से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि राजस्थान में अपवाह, और जब कुल अपवाह को लेते हैं तो उसमें 60.50% तो अंतः प्रवाह, यानी केवल व केवल राजस्थान में बहेंगी ये नदियां, कहीं पे भी ना किसी सागर में गिरेंगी ना कहीं और जाकर गिरेंगी सामने, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेंगी। ये चंबल नदी क्रम, तो चंबल और उसकी सहायक नदियां जितनी भी हैं, चाहे कुटाल नदी है, इसी में कुटाल नदी का 1 पॉइंट कुछ योगदान आता है, बनास नदी है, इसी में काली सिंध का 4.5% के समथिंग योगदान आता है। तो वो सभी मिलकर आपके चंबल नदी क्रम बनाएंगे। 9.8 के साथ में बनास इसमें 1 नंबर पे बनी हुई है। तो प्रश्न इसमें पूछे कि चंबल नदी क्रम में सर्वाधिक योगदान रखने वाली नदी कौन सी है, तब आंसर देंगे आप लोग बनास। लूणी नदी क्रम 10.4, पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा का क्षेत्र है ये। माही नदी क्रम 4.8, गंगा यमुना नदी क्रम 1.5 और साबरमती नदी क्रम 1% और बनास नदी क्रम 0.9%। विसर्जन के आधार पर अपवाह तंत्र, यानी कहां जाकर नदी गिरती है, एक तो गिरेगी, एक
कहीं पर भी नहीं गिरेगी, यानी उसको हम क्या कहेंगे, और एक गिरेगी आपके बंगाल की खाड़ी में। अब अरब सागर में भी गिरेंगी ये नदियां, तो इसमें अगर हम देखें अरब सागर के अंदर, तो इसमें ये जो यही लिख रहा हूं मैं कि पश्चिम बनास तो गिरती है कच्छ की खाड़ी में। कहां गिरती है, तो ये तो गिरेगी कच्छ की खाड़ी में। साबरमती नदी गिरेगी खंबात की खाड़ी में। कहां गिरेगी, लूणी नदी गिरेगी कच्छ के रण में, और ये माही नदी वंस अगेन खंबात की खाड़ी में। तो ये इसमें भी प्रश्न में एक और ज्यादा बारीकी से पूछे तो यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी गलत आप नहीं करेंगे। छापो, छापना ही पड़ेगा, मैं लिखवा तो सकता ही नहीं इस चीज को। हाँ, बाण गंगा नदी में उलझे रहना। बाण गंगा अंत प्रवाह की नदी, पानी आ गया कल कोई तो फिर रोज थोड़ा ना बदलोगे उस चीज को। कौन पूछ रहा है, यस करो। लूणी की 495 गलत है। लूणी बेसिन खोलो, अभी खोलो, एक बार चेक कर लो मोबाइल में। लूणी बेसिन खोलो, भारत सरकार राजस्थान सरकार दोनों ने 330 किलोमीटर लिखा है। वो राजस्थान के बाद में ही कच्छ का रण शुरू हो जाता है 5-10। 495 तो उसको जब कहा जब ये कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती थी कई सदियों पहले। हम चल रहे बिल्कुल ऑथेंटिक, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके 1% ही दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी इसमें। बाकायदा राजस्थान भू जल संसाधन बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सभी चीजें वहां से प्रमाणिक होकर फिर आपके बोर्ड पर लिखी गई है। ये चीजें बहुत मेहनत होती है साहब, उसमें बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें से फिर छांटना होता है। अब अगर वो बल्ला की किताब से उठाएगा तो यहां से प्रश्न उठाएगा, सीधी सी बात है, बता देता हूं आपको, ये भी बता देता हूं कहां से क्या है। बल्ला की पुस्तक से उठाता है तो यहां से उठा लेगा वो प्रश्न, लेकिन जब वो हरिमोहन सक्सेना को उठाता है तो वो यहां से प्रश्न उठाएगा आपके जल ग्रहण क्षेत्र से। ये ग्रहण है ना, जल ग्रहण क्षेत्र। वो बाण गंगा वाली बहन जी कौन सी थी वो बता दूं उसको, नहीं तो उसके दिमाग में चलता ही रहेगा, वो शाम तक पता नहीं खाना भी खाएगी कि नहीं फिर। हाँ, 2011-12 की रिपोर्ट में पहली बार ये माना गया था कि बाण गंगा एक रुंडित नदी है, लेकिन उसको शामिल आज भी किसमें किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में ही शामिल किया जाता है ना। 11-12 की रिपोर्ट बताई ना सर।